Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है। हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन होती है, बल्कि हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, जिसमें ग्लूकोज भी आता है, प्रोटीन्स भी आते हैं और फैट्स वगैरह भी आते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन क्यों होती है? हमारा जो मेन गोल होता है वो है एटीपी की प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और एज अ रिजल्ट जो है एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स। तो हम कहेंगे फैट्स की ब्रेकडाउन होती है और ये फैट्स की ब्रेकडाउन उस टाइम होती है लवली स्टूडेंट्स जब ग्लूकोज अनअवेलेबल होता है या फिर ग्लूकोज की जो अमाउंट है बॉडी में वो बहुत ही कम होती है और हमारी बॉडी को मुसलसल एटीपी की ज़रूरत होती है, जो किसकी ब्रेकडाउन से रिलीज होती है? फैट की ब्रेकडाउन से रिलीज होती है जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम होता है। लवली स्टूडेंट्स, फैट्स की ब्रेकडाउन से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैट्स आर मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड जो है दो चीज़ों से मिलके बना होता है। नंबर 1 इज ग्लिसरॉल जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है एंड नंबर 2 इज फैटी एसिड जो कार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ग्लिसरॉल अलग तरीके से एटीपी की प्रोडक्शन करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू और फैटी एसिड जो है अलग तरीके से एटीपी की प्रोडक्शन करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। लवली स्टूडेंट्स, ये ग्लिसरॉल जो है जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो इंटर होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, जिसको हम कह सकते हैं कौन से स्टेज में या कौन से स्टेप में? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यानी ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की प्रोडक्शन किस तरह होती है? इस ग्लिसरॉल के साथ जो है एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो लवली स्टूडेंट्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की प्रोडक्शन होती है और इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं और वो फाइनली चेंज होता है पायरुवेट में। तो लवली स्टूडेंट्स, इसकी कन्वर्जन में किसकी प्रोडक्शन होती है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अगर हम इस फैटी एसिड को डिस्कस करें कि ये फैटी एसिड जो असल में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है, ये किस तरह एटीपी की प्रोडक्शन करता है? तो लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड की जो है ब्रेकडाउन होती है और फैटी एसिड जो है वो चेंज हो जाता है एसिटाइल कोए में। कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है इसकी ब्रेकडाउन होगी? बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में चेंज करता है। और जैसे लवली स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि ये एसिटाइल कोए जो है क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा और क्रेब्स साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट्स थे जिसको हम कह सकते हैं NADH एंड FADH2 जो असल में इलेक्ट्रॉन डोनर्स थे, उसका काम क्या था? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं और फाइनली एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, जितना ही ज्यादा लॉन्ग चेन होगा फैटी एसिड का, उतने ही ज्यादा एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन होगी बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू और उतने ही ज्यादा एसिटाइल कोए जो है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट्स थे वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स थे जो है NADH एंड FADH2। उतने ही ज्यादा NADH एंड FADH2 की प्रोडक्शन होगी और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और उतने ही ज्यादा जो है एटीपी की प्रोडक्शन होगी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं ये फैट्स जो होते हैं वो डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी डबल एटीपी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। हमने डिस्कस किया था लवली स्टूडेंट्स अपनी पिछली वीडियोस में, जब ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन हुई थी तो उससे 38 एटीपी की प्रोडक्शन हुई, लेकिन जब फैट्स की सेलुलर रेस्पिरेशन होगी यानी फैट्स की ब्रेकडाउन होगी तो उससे आप देख सकते हैं 100+ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। या फिर हम कह सकते हैं लवली स्टूडेंट्स कि 1 ग्राम जो है फैट वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 2.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। लवली स्टूडेंट्स, हम सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स आर नॉट
प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉडी ये प्रेफर नहीं करती है कि ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो और एज अ रिजल्ट जो है एटीपी की प्रोडक्शन हो, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में। आपको पता होना चाहिए हमारे जो सारे मसल्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, एंजाइम्स वगैरह जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन से एनर्जी की प्रोडक्शन करना, ये चीज़ जो है बॉडी प्रेफर नहीं करती। लवली स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में जो है ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है। वो कौन से केस में? हम कहेंगे स्टारवेशन के केस में। लवली स्टूडेंट्स, स्टारवेशन का मतलब क्या है? स्टारवेशन इज प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ फूड इनटेक, यानी जब आप ज़्यादा अरसे तक खुराक नहीं खाते हैं। असल में स्टारवेशन के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है और फैट होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज भी जो है बॉडी में नहीं होता और फैट्स भी जो है बॉडी में नहीं होते। तो इसकी वजह से जो है प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है ताकि एटीपी की प्रोडक्शन कर सके। और जिस तरह आपको पता है ये प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन जो है सबसे पहले अमाइनो एसिड में चेंज होंगे। इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन को हम प्रोटियोलिसिस कह सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो है एक अमाइन ग्रुप होता है जिसको हम कह सकते हैं NH2। अब लवली स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट ये है कि ये जो अमाइन ग्रुप होता है जिसको हम कह सकते हैं NH2, जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसका रिमूव होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अमाइन ग्रुप शुड बी रिमूव्ड बिफोर एनर्जी प्रोडक्शन। ये अमाइन ग्रुप जब रिमूव होता है, इस प्रोसेस का एक नाम है जिसको हम कह सकते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन इज रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये डीअमाइनेशन का प्रोसेस जो है लिवर में होता है। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये डीअमाइनेशन का जो प्रोसेस है ये एक एडिशनल प्रोसेस है। इस वजह से भी जो है बॉडी ये प्रेफर नहीं करती है कि इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो सके। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये अमाइन ग्रुप जो है अमोनिया में चेंज हो जाता है जिसको हम कह सकते हैं NH3। और ये जो अमोनिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है बॉडी के लिए, और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और ये यूरिया जो है यूरिन में बॉडी से निकलता है। अब लवली स्टूडेंट्स, क्या होता है इस डीअमाइनेशन के प्रोसेस के बाद जो है रिमेनिंग जो अमाइनो एसिड होता है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में इंटर हो सकता है। हम कह सकते हैं आफ्टर डीअमाइनेशन जो रिमेनिंग पार्ट होता है अमाइनो एसिड का वो सेलुलर रिस्पायरेशन में इंटर हो जाता है। और अब किस तरह एनर्जी की प्रोडक्शन होगी? हम कहेंगे कुछ अमाइनो एसिड जो है वो पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं और इनकी कन्वर्जन में जो है एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और सेकंड क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, कुछ अमाइनो एसिड जो है वो एसिटाइल CoA में चेंज हो जाते हैं। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये एसिटाइल CoA जो है क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है, और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के थ्रू जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की प्रोडक्शन होती है जिसको हम कह सकते हैं NADH एंड FADH2। और ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं और एज अ रिजल्ट जो है एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ एनर्जी फ्यूल वो ग्लूकोज है और फैट्स है। प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन जो है बॉडी प्रेफर नहीं करती। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।